दिस इज आज हमारा तीसरा क्लास है। तो पहले फर्स्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का प्रिंसिपल का बात किया। सेकेंड लेक्चर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का प्रिंसिपल का बात किया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का कैलकुलेशंस। एंड दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड जो भी किताब आप पढ़ते हो, जहां भी आपने देखे हो, ये ढंग से कहीं पे है नहीं कि ऐसे क्यों। कुछ फॉर्मूला होता है एंड हम फोकस करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है इसमें, जब गेट का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, हम एक एक करके करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। जैसे गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका यूनिट का। तो हमें जो फोकस करना है, मेनली वी हैव टू फोकस ऑन यूनिट्स। मेनली we have to focus on units, क्योंकि ये क्या होता है, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट सारे मिक्स होके ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसके कारण बहुत ही दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम यूनिट के ऊपर फोकस करेंगे। किसके ऊपर? हम यूनिट के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट के बेसिस में हम सोच विचार करेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपको बता दूं कि जैसे अनअकैडमी का जो हमारा 2024 गेट का रिजल्ट आया था, 7 टॉप रैंकर्स ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया। एंड प्राइस राइस होगा जल्दी सितंबर 8 से, मतलब 8 सितंबर से, तो इसलिए आप जल्दी करें। आज ऑलरेडी 7 हो गया। एंड अगर आपने बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो आप हमेशा ध्यान रखें कि मेरा खुश रहो एक कोड है, उससे बेहतरीन है कि आपको मैं एक क्यूआर कोड देता हूं जो कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप रिकॉर्डेड में देख रहे हो, ये क्यूआर कोड आप स्कैन करें एंड उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है। एंड खुश रहो कोड इसमें बाय डिफॉल्ट आएगा। और जैसे आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके बाद गेट का पूरा प्रिपरेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। एंड पूरा अनअकैडमी की टीम है उसके साथ पूरा प्रिपरेशन कर सकता है। एंड उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैच यहाँ पे शुरू हुआ है। एंड ये आपका अभी का प्राइस है, ये तब तक क्या प्राइस होगा जब आप देखेंगे। अभी जो है अभी का प्राइस इतना ही है। एंड जैसे प्रतिष्ठा बैच है 2025 के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड में आपको करना होगा कंप्लीट, क्योंकि टाइम अभी कम है। गेट तक एग्जाम का उतना पूरा सिलेबस आप लाइव में ख़त्म नहीं कर सकते। बट 2026 के लिए जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, वो आप पूरा लाइव क्लास करके अपना पूरा गेट का प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकता है। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ बुक्स। तो आपका लिस्ट ऑफ बुक्स जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना लिस्ट ऑफ बुक्स। तो ये जो बुक्स है ये आपको मिलता है सॉफ्ट कॉपी फॉर प्लस स्टूडेंट एंड हार्ड कॉपी फॉर द आइकॉनिक स्टूडेंट। अब आता है कि सब्सक्रिप्शन, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने का इच्छा हो, दिल का अरमा हो, तब ये सब्सक्रिप्शन ले। क्योंकि अभी आपको पता है कि गेट सिर्फ अकेले नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए हजार ऐसे एग्जाम हैं। कितना है ना, 50 एग्जाम आपका लाइन में है मैकेनिकल इंजीनियर का। अभी इसलिए मैं कहता हूँ गोल्डन पीरियड है कि गेट एग्जाम के थ्रू हम जा सकता है 30 पीएसयू में। एंड पूरा देश का जितना भी टॉप एनआईटी है, आईआईटी है, उसमें आप गेट में अगर अच्छा परफॉर्म हो गया तो आप वहाँ पे चले जाएंगे। अगर गेट में अच्छा नहीं भी हुआ, उसके बाद आपका मौका मिलता है ये सारे ऐसे डिफरेंट एग्जाम में। एंड ऐसे करते हुए जब हमने एग्जाम देखा कि टोटल हमारे पास जो एग्जाम आया है वो आया है अभी तक 52। तो ऐसे 52 डिफरेंट एग्जाम है, 52 जिसमें आप एलिजिबल है। तो मैकेनिकल वाले दुखी ना हो। कुछ लोगों को लगता है कि हम इसलिए दुखी है कि नौकरी नहीं मिल रहा है। देखो, नौकरी नहीं मिल रहा है कहने से नौकरी मिलेगा क्या? आप कहते रहो नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर मेरा बैकग्राउंड देखोगे कि मैंने जिस जगह में, जिस गांव में मैंने पैदा हुआ था, वहां पे हमें स्कूल भी नहीं था। अब अगर हमारा जो पढ़ने जाना होता है तो उसके लिए दिन उसके रास्ते में बाढ़ होता रहता है। अगर स्कूल चले गए, स्कूल से वापस आ पाएंगे नहीं पाएंगे भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर गलती से चले गए, स्कूल दूर है ना, अब वहाँ से आना पड़ेगा, तो जी आ पाएंगे नहीं पाएंगे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे जगह से शुरू करके हमने ज़िंदगी शुरू किया। उसके बाद एक के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करता गया।
क्या ऐसे ही हो गया? क्या हर ज़िंदगी में हर्डल नहीं आता है? बहुत सारे ज़िंदगी में दिक्कत पैदा होता है, लेकिन ज़िंदगी का नाम ही यही है, उस दिक्कत के साथ आपको चलते रहना है। बहुत सारे परेशानी ज़िंदगी में था, है और रहेगा, लेकिन आपको उसको साइड करते हैं, उसका सॉल्यूशन ऐसे है नहीं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो तब हमारा जो घर में है स्थिति ऐसी ही खराब है, पहले इकोनॉमिकल स्थिति ऐसी ही खराब है, वहाँ पे क्या ही खेती बाड़ी के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी था, तो कहाँ से चलेगा ज़िंदगी। तो ऐसी इकोनॉमिकल हाल ख़राब है, जितना भी हम सोचते रहे, जो कुछ भी करते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए, ना इकोनॉमी का कुछ पर कर पाए, ना तो कुछ हो सकता है। तो हमारे पास एक ही रास्ता था कि भाई ऐसे कुछ कर लो, ऐसे कुछ पढ़ाई कर लो जो कुछ हो पाए। फिर हमने धीरे धीरे एनटीपीसी में नौकरी किया, फिर हमने आईएएस बने, हमने रेलवे में जाकर नौकरी किया, फिर हमने कोचिंग में इतने दिन से पढ़ा रहा। तो धीरे धीरे जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो सारे का सॉल्यूशन हो गया। नया सॉल्यूशन तैयार हुआ है अलग बात है, बट पुराना जो हमारा प्रॉब्लम था वो तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए आप भी सोचें कि अगर आप बोलेंगे कि आज मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा, नहीं होता है। वो आपको क्या करना है, आपको अपना पहले करियर में फोकस करना है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा। तो हम जो बात कर रहे थे उसमें वापस आए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है एंड आपके पास ऑप्शन भी है, क्योंकि नाउ दिस इज़ वेरी चीप। क्योंकि पहले जब मैंने कोचिंग कराने आया था तो एक स्टूडेंट का एक साल में 3 लाख के आसपास रुपया खर्चा होता था फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि 1 लाख रुपये के आसपास कोचिंग का फ़ी है एंड 2 लाख रुपया उसका यहाँ पे दिल्ली में आके रहना खाने का लग जाता था। अब आप घर में बैठ के ये सारे पढ़ाई कर सकता है। सिर्फ आपका एक ही चीज़ का रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ इच्छा, कि मैं पढ़ के कुछ कर लूँ। गाइडेंस के लिए मैं तैयार हूँ, गाइडेंस आपको जो चाहिए, मटेरियल आपको जो चाहिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। जितना भी आपका सब्जेक्ट में जहाँ भी डाउट है मैं सॉल्व करता हूँ। फिर आपके पास क्या बचा है कि आपका वो बर्निंग डिज़ायर कि मैं करके रहूँगा। ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपके पास अगर ऑप्शन है अलग बात है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कुछ और करूं। तो मुझे जो है फाइनली यही करना पड़ा एंड जाके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम था हमने क्वालिफाई किया एंड उसके बाद टॉप रैंक में लेके आया। ऐसे ही नहीं हो गया, अगर आपने सोचे कि ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि ब्रेन के कारण सिर्फ हो गया। बहुत ही ज़्यादा उसके लिए परसिस्टेंट एफर्ट डाला गया कि हमें तो आइदर तो एक कर ले, नहीं तो हमें तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी खोने का नहीं है तो हमारा जो अभी तो सिर्फ खोने का तो कुछ नहीं है, जो होना तो होगा ही। तो उसके अच्छा है कि हमने ढंग से पढ़ाई कर ले, पढ़ाई किया, उसके बाद धीरे धीरे उसी चीज़ का अभी भी हम इसका आपको अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसे यूनिट। तो आपने देखा कि जो फैराडेज लॉ है, उन्होंने क्या कहा कि जितना मास, फैराडेज लॉ, क्यों फैराडेज लॉ लगा? क्योंकि आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, फर्स्ट लेक्चर देख लो इसका सीरीज का, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में मेटल रिमूव होता है आयन डिस्प्लेसमेंट से, आयन डिजोल्व होने से। तो आयनिक कितना आयन डिजोल्व होगा, वो जो मास है आपको क्या कहता है ना, फैराडेस का लॉ के हिसाब से कि आपका कितना करंट, कितना मास फ्लो होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जितना ज़्यादा जाएगा उतना आपका होगा, मास जितना रिमूव होगा तो आपका जितना करंट आप ज़्यादा फ्लो करोगे इतना ही मास फ्लो आपका ज़्यादा होगा। अगर हमने बोला नहीं ज़्यादा टाइम तक मैंने किया, सर टाइम तक किया तब भी प्रोपोर्शनल टाइम होगा। अगर आपने 1 सेकेंड के लिए किया, जितना मास मेरा रिमूव होगा, 2 सेकेंड के लिए क्या उसका डबल होगा, 3 सेकेंड का उसका ट्रिपल होगा। तो ऐसे होता ही जाएगा ना। आपको भूल गए कुछ बच्चे कि जैसे क्यों होता है, क्योंकि हमारा पूरा जो खेल है वो कैसे है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होता है उसका पूरा खेल इस टाइप का है कि जो मेरा प्लस प्लस आयन है ये निकलता जाएगा वर्क पीस से, एंड ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट बीच में चल रहा है वो प्लस प्लस आयन को लेके ऐसे भागता जाएगा, एक भी टूल में नहीं जाएगा। तो ये जो आप प्लस प्लस आयन निकाल रहे हो कैसे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को लेके जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसके चक्कर में जितना आप प्लस प्लस आयन निकालते जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन आपको भेजना लेके जाना पड़ेगा थ्रू इलेक्ट्रिसिटी।
तो आपको वायर के माध्यम से इतना इलेक्ट्रिसिटी वापस लेके जाना पड़ेगा, तब ना बनेगा। तो इसके केस में आपका जितना आपने करंट बढ़ाएंगे उतना ही ये जाएगा। तो इसके चक्कर में मास जो फ्लो रेट होगा, मास जो निकाल के आएगा, दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू आई, एंड मास जो आएगा दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टाइम। लेकिन एक एटम, जैसे आपका आयरन का एक एटम है, वो जितना मास का होगा, क्या आपका निकेल का एक एटम है, कॉपर का एक एटम है, सेम मास का होगा? नहीं। तो इसका मतलब आपका जो मास होगा वो प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट का भी बराबर होगा। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कल से एक बात बता रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है, ऐसे एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है एक फैराडे। जो फैराडेस कांस्टेंट है वो आपका 96,500 जो है कूलम। इससे आप एक एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपने कितना मेटल निकाल सकते हो? सर एक इक्विवेलेंट वेट का बराबर। एटॉमिक वेट क्यों नहीं? क्योंकि कभी कभी दो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, इसलिए जैसे मान लो आपका आयरन का प्लस प्लस आयन निकालना है। अब आयरन का प्लस प्लस आयन के लिए एक एक एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना। तो आपने एटॉमिक वेट निकालना चाहते हो तो भाई एक एटॉमिक वेट है तो उसका तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम है, तो उसका 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब ना होगा। तो इसके चक्कर में हम बोलेंगे देखो, अगर हमारा एटॉमिक वेट इसका जितना होगा उसका वैलेंसी से डिवाइड करोगे तो मुझे एक एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा। किसी भी मेटल का अगर मैंने इक्विवेलेंट वेट जो होता है उतना मेटल निकालना चाहता हूं, जितना इक्विवेलेंट वेट है उतना मेटल निकालना चाहता हूं, तो मुझे जो निकालना पड़ेगा वो है एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मुझे 96,500 कूलम देना है चार्ज। तो 96,500 कूलम चार्ज देने से मुझे एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, और एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम निकाल सकते हैं। किसी भी मेटल का इतना हमारा एटम निकालने का ताकत है, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन आपने निकाल देते हो। तब सवाल होता है कि सर अगर ऐसा है तो तुम्हारा जो एम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी इंटू ई हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। जब इसको किया गया प्रोपोर्शनल को हटा के, तो आई इंटू टी इंटू ई डिवाइडेड बाई फैराडेस कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट का नाम है फैराडेस कांस्टेंट। एंड उन्होंने फैराडेस ने देखा था कि ये आपका 96,500 कूलम। अब बोला सर बचपन से हम पढ़ रहे हैं 96,500 कूलम, इसका मतलब कभी नहीं समझ में आया, ऐसे क्यों? इसका मतलब आपको कभी समझ में आया, ऐसे क्यों? तो वही बात मैं कह रहा हूं कि मान लो आपका एक इलेक्ट्रॉन, मान लो क्या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बताइए। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है बताइए। सर 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हो कितना चार्ज कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 1.6। जस्ट ए मिनट। कोई बात नहीं। तो अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है 1. अब चार्ज भी ऐसे निकल के आ जाएगा। चलो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? आपने कह रहा हो 96,500 कूलम हमारा टोटल जो चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू एवोगाड्रो नंबर दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम है। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, ऐसे एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम है। मतलब आपने जो एक फैराडेस कांस्टेंट भेजते हो, फैराडेस कांस्टेंट का बराबर का चार्ज भेजते हो, इसके कारण इतना कूलम आपने चार्ज भेजते हो, इसके कारण एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। बताओ आपका एवोगाड्रो नंबर कितना है? सर E इंटू 6.022। एक्चुअली 23 आपने पढ़े होंगे, बट IS जो कोड है इन लोगों ने 22 यूज किया। जैसे हमने भी बचपन से जो पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ये हमने पढ़े है कि एक जो हमारा मोल एटम है उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम रहता है,
बट 6.023 हमने फिजिक्स में पढ़े हैं, बड़ा IS जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें 6.022 यूज़ किया, दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम। अब बताइए आपका E कितना निकाला सर? आपका 96,500 कूलम डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। आप कैलकुलेट करिए, ये आपका एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका बराबर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका बराबर आ जाएगा 96,500 डिवाइड बाई 6.022 डिवाइड बाई 10⁻23। ये आ रहा है 1.6, यू कैन सी दैट इज इक्वल टू 1.60247 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.60 इसके आसपास आता है? हाँ सर, इतना ही आता है। ये आपका जो 6.022 हमने लिया, इसके बाद तो कुछ डेटा है ना, और ये भी 500 नहीं है, इसका थोड़ा सा 496 ऐसे है, तो इसके कारण थोड़ा बहुत आपका चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन यू कैन सी, आपको मैं दिखाता हूँ, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन सी दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6024217663, तो 1.6 इंटू समथिंग ही तो है। तो मतलब पहले इस बात को समझना है कि आपका जो यूनिट है, आपका जो प्रॉब्लम है, इसको पहले समझे कि एक कहानी आपको समझना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये जो एक कूलम है, फैराडेस कांस्टेंट है, उसको यूज करेंगे तो हम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? सर एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। पहले ये बात खून में घुसे कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे, और एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना एटॉम निकाल पाएंगे? ये जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, उससे कितना एटॉम निकाल पाएंगे? तो वहां पे बात आ जाएगा कि सर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम है आपके पास, आप वहां से बोला कितना कितना इलेक्ट्रॉन निकले, कितना एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक ही प्लस आयन होगा। जैसे आपने बोला मेरे पास आयरन था, तो इस आयरन से मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो क्या मिलेगा? सर आयरन का प्लस आयन मिलेगा, जो आयरन है उसका प्लस आयन मिलेगा। बट आपने एक आयरन का प्लस आयन, आयरन का प्लस होता है कि प्लस होता है? सर 2 होता है जनरली, तो इसके चक्कर में आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब ना प्लस होगा। तो आप अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुम्हारे पास आपका एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो आप। बट अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा एक ही एटम से, तो तुमने तो एवोगाड्रो नंबर का बाई 2 निकाल पाओगे ना एक फैराडे से। अब खून में घुसा कि कहां से कहां नहीं आ रहा है। जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होता है कि आपका जो इक्विवेलेंट वेट है वो होता है एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। जो एटॉमिक वेट है डिवाइड बाय वैलेंसी, यहाँ पे छोटा भी हम यूज करेंगे, कैपिटल भी वोल्टेज एंड छोटा भी हमारा वैलेंसी। तो ई होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो ऐसे जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है, तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी क्यों है? क्योंकि आप देख सकता है कि ये जो एटॉमिक वेट है, अगर उसका एटॉमिक वेट आपका इतना है, वैलेंसी 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो आपका जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का खेल है वो किससे हो रहा है कि भाई ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये आपका एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिश्ता रखता है। चाहे रिएक्शन हो, चाहे मुझे यहाँ से एटम निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना हो जो प्लस आयन बनाने के लिए, तो ये दोनों केस में होता यही है कि आपका जो इक्विवेलेंट वेट है वो उतना ही मेटा निकालेगा इक्विवेलेंट वेट में जितना इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। क्या ये खून में घुसा कि नहीं? पहले इसके बाद हमारा आगे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा।
क्योंकि आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर पूरा जो कैलकुलेशन है हर जगह में दिक्कत होगा। क्यों इक्विवेलेंट वेट, अब एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी क्यों है भाई, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक, क्योंकि तुम एक एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मतलब ये जो चार्ज आप दे रहे हो 1 कूलम, उससे तुम्हारा जो मेटल निकलेगा वो एटॉमिक वेट का नहीं निकलेगा बाय वैलेंसी। क्योंकि एटॉमिक वेट जो है आपका एक एटॉमिक वेट का मेटल निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम निकालना है, आप निकाल नहीं पा रहे हो। कितना निकाल पा रहे हो, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, उतना एटम निकाल पा रहे हो। अगर इसका वैलेंसी 2 है तो उसके चक्कर में 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो आपका एटॉमिक वेट आपका जितना है उसका इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी जितना है उतना इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकालना है, तो हमारा उसका डिवाइड करना पड़ेगा, तब उतना ही तो तुमने एटम निकाल पाओगे। इसलिए कहता है कि जो आपने ये जो चार्ज भेजना है ना 1 कूलम, उससे तुम्हारा एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इतना अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव हो पाएगा, मतलब आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल रिमूव हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाया गया, यू कैन सी कि आपका I इंटू टी इंटू डिवाइड बाई ई इंटू एफ इतना। अब सवाल है कि सर हमारा तो लगातार चलता जा रहा है मेटल रिमूवल, तो लगातार जब चलता जा रहा है तब हम क्या करता है, इसको करता है एम डिवाइड बाई टी, इसको कहता है एम डॉट, इसको कहता है मेटल रिमूवल रेट। अब अगर एम बाई टी किया तो क्या आ रहा है सर, आई इंटू दिस डिवाइड बाई फैराडेस कांस्टेंट, तो करंट इंटू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई फैराडेस कांस्टेंट कर दो। लेकिन आपका यूनिट क्या होगा बताओ सर, ये जो मास है इसको अगर मैंने ग्राम कर दिया और ये जो है इसको सेकंड कर दिया, तो आपका ये जो यूनिट होगा इसका नोट हो जाएगा ग्राम पर सेकंड। अब ये चीज है कि सीजीएस यूनिट में सेकंड को एसीसी बोलता है, जो सीजीएस यूनिट होता है इसमें सेकंड को इसको एसीसी बोलता है, और एसआई यूनिट में सेकंड को एस बोलता है, ये भी लोचा है। जो आपने मैंने लिखा हूं ग्राम पर एस, वो आपका यूनिट आपका ठीक से नहीं हुआ, मिक्स हो गया। सीजीएस यूनिट में एसीसी बोलता है, मतलब सर हम तो कभी भी लिख देता है, वो आपका गलती है। जो एसआई यूनिट है वहां पर आप देखोगे हमने ऐसे मीटर पर एस लिखता है, मीटर पर एसीसी नहीं लिखता है, हम लिख देता है, वो गलत आप लिखने से नहीं होगा। आप जैसे किताब पढ़ो, अच्छा इंटरनेशनल बुक पढ़ो, उसमें देखोगे मीटर पर एस होगा, मीटर पर एसीसी नहीं होगा। अगर आप बोलोगे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर एसीसी होगा, कोई भी इंटरनेशनल बुक पढ़ो सेंटीमीटर लिखा तो पर एसीसी होगा, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर है तो सीजीएस यूनिट है। और सेकंड को लोगों ने पहले एसीसी लिखता था, फिर एसआई में देखा एसीसी लिख के क्या फायदा, हमारा तो दुनिया में एक ही है टाइम जिसका यूनिट सेकंड है, तो फिर एसीसी लिखने से क्या फायदा। तो बोला सर उसको छोटा करो, इसलिए एसआई यूनिट में एडॉप्ट किया गया कि भाई एसीसी लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, एस लिख दिया जाए। इसलिए आप देखोगे इंटरनेशनल जो भी बुक है उसमें एस लिखा होगा, और ऐसे एड़ा बोड़ा कुछ भी लिखोगे तो कुछ भी लिखता है, बट ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। तो आपने देखा मेरा जो मेटल रिमूवल रेट हो रहा है दैट इज इक्वल टू आई करंट इंटू ई इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई एफ, दैट इज ग्राम पर सेकेंड। तो आप ऐसे करके बोला सर नहीं मुझे तो इच्छा है कि नहीं एटॉमिक वेट से निकालूं, तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकता है कि आई इंटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाई क्या होगा वैलेंसी, तो आपका एफ। तो ऐसे लिख दोगे तो आपका क्या बन गया सर, ए बन गया तुम्हारा एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी फॉर्म। तो क्वेश्चन में अगर एटॉमिक वेट है, क्वेश्चन में अगर वैलेंसी है, तो हम इसको यूज करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, एटॉमिक वेट क्वेश्चन में गिवन होगा, वैलेंसी गिवन होगा, करंट आपको निकालना पड़ेगा, और करंट को क्वेश्चन में दिया रहता है। एंड फैराडेस कांस्टेंट तो फिक्स्ड है, अगर कुछ भी नहीं दिया एग्जामिनर 96,500 यूज करेंगे, और अगर एग्जामिनर दे दिया कोई डेटा, एक्चुअली 96,496 होता है, अब एग्जामिनर बोला कुछ भी डेटा आपका दे दिया, इसमें अगर कुछ भी दे सकता है 96,000 भी दे सकता है, तो क्वेश्चन में आया तो गिवन होना चाहिए, अदरवाइज हमें यूज करना है तो हम 96,500 इस्तेमाल करेंगे। एक कान खोल के सुन लो, क्वेश्चन गेट में जब सॉल्व होता है उसके बाद अगर डेटा मिसमैच हुआ, दिक्कत हो जाता है, तो एग्जामिनर अगर 96,500 दिया है क्वेश्चन में तभी हम यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम यही बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे। एग्जामिनर अगर और कुछ डेटा दिया है 96,000 तो होगा, उसके बाद वो 400 476 कुछ भी देता है, कभी 400 देता है, कभी 476 देता है, कुछ भी दिया जाता है, 496 कुछ भी दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होगा आपको वही यूज करना है अगर आपको मार्क्स चाहिए, और अगर आपको मार्क्स नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट कोर्स अगर एग्जामिनर दे दिया, अगर नहीं दिया एग्जामिनर नहीं दिया तो हमें तो फैराडेस कांस्टेंट के बिना तो इसका डेटा नहीं निकलेगा, तो तब जाके हमें इसका 96,500
500 कूलम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई एम श्योर कि अभी आपको बात समझ में आ गया। तो कैसे हम मेटल रिन्यूएबल रेट निकाल सकते हैं। तो जब मेटल रिन्यूएबल रेट निकालने का बात आया तब जाके पता चला सर EI डिवाइड बाई एफ। तो अगर आपको सीधा बात किया जाए कि बताओ मेटल रिन्यूएबल रेट कितना होगा, सर EI डिवाइड बाई एफ, लेकिन इसका यूनिट हमारा मिला ग्राम पर सेकेंड, जबकि ACC लिखना चाहिए ग्राम पर सेकेंड। लेकिन अगर आपने E का वैल्यू एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी कर दिया तब जाके एटॉमिक वेट इंटू आई डिवाइड बाई एफ इंटू वी, ये इतना भी होगा ग्राम पर सेकेंड। लेकिन दिक्कत ऐसा हुआ कि बोला सर ये तो आपका ग्राम लिख रहे हो तो आपने मास पर सेकेंड कर रहे हो। एक्चुअली इसको कहता है मास मेटल रिन्यूएबल रेट बाई मास। मेटल रिन्यूएबल रेट है बाई मास, ऐसे होता है मेटल रिन्यूएबल रेट बाई वॉल्यूम। अगर आपको मेटल रिन्यूएबल रेट बाई वॉल्यूम चाहिए तब क्या करेंगे, सर ये जो जितना भी आ रहा है उसको डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। ये हमारा मेटल रिन्यूएबल रेट है, बोला हमें कैसे पता चलेगा, यूनिट से पता चलेगा। एक जनरल पूछ रहा है ग्राम पर सेकंड में बताओ, तो पता चलेगा मेटल रिन्यूएबल रेट बाई मास है। मेटल रिन्यूएबल रेट बाय मास है। क्या क्यों भाई, ग्राम पर सेकेंड लिखा है तो मतलब ये तो ग्राम पता चलेगा ना मेटल रिन्यूएबल मास है। अगर बोला जाए नहीं, क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा मेटल रिन्यूएबल रेट बाय वॉल्यूम, मेटल रिन्यूएबल रेट बाय वॉल्यूम। अगर मेटल रिन्यूएबल रेट बाय वॉल्यूम होगा तब जाके आपको क्या होगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, ये होता है वॉल्यूम। तो अगर ऐसे मास रेट है डिवाइड बाय डेंसिटी कौन होता है, वॉल्यूम रेट। तो इसको भी कहता है मेटल रिन्यूएबल रेट, बट ये आपका बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आपका मास का जो रेट है वो क्या है सर, E इंटू आई डिवाइड बाई फैराडेस कांस्टेंट। तो एक रो घुसा दो बीच नीचे डेंसिटी। अब आपका क्या होगा सर, ये आपका E क्या है, एटॉमिक डिवाइड A इंटू आई डिवाइड बाई रो इंटू V इंटू एफ। क्यों भाई, तुम्हारा जो ये जो E है दैट इज इक्वल टू A बाई V। इसका यूनिट क्या होगा सर, आपका ग्राम पर सेकेंड था। अब आपका इसका यूनिट अगर ग्राम पर सेकेंड था, इसका यूनिट अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ तो यूनिट क्या बनेगा सर, ग्राम ग्राम का तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब नीचे का ऊपर चला जाएगा तो आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। ये बहुत ही लोचा वाला कैलकुलेशन है, क्योंकि आप जो भी करंट का इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे वो सारे ऐसे में होता है। और ये जो ग्राम होता है, ये जो आपका E होता है, एटॉमिक वेट होता है, ये डेंसिटी होता है, सारे मुझे CGS यूनिट में यूज करना है, तब जाके आपका CGS मिलेगा। ठीक है, ये सारे CGS लगेगा तो आपका जो एटॉमिक वेट है, वैलेंसी है, आपका डेंसिटी है, सारे किस्मों का CGS यूनिट में होगा। तो CGS इसका भी ऐसे यूनिट होता है एटॉमिक वेट का, यस किलोमोल होता है आपका ऐसा यूनिट में, मोल होता है आपका CGS यूनिट में। इसके चक्कर में जैसे आपका एटॉमिक वेट है, बोला सर आपका आयरन का, अगर बोला जाए आयरन का एटॉमिक वेट ये कितना होगा 56, अगर मैं बोलूँगा ग्राम पार हो जाएगा मोल। जो एटॉमिक वेट होता है इतना ग्राम 56 होता है, ग्राम पार हो जाएगा मोल। बट दिस इज नॉट एसआई यूनिट, CGS यूनिट है। आपने क्या करे, इसको दोनों से 1000 से मल्टीप्लाई करे तो आपका हो जाएगा 56 kg पर किलो मोल। मतलब अब ये ऐसा यूनिट हो गया, मतलब ये जो आपका ग्राम पर मोल है वो आपका 56, तो ग्राम आपका CGS यूनिट है, मोल भी CGS यूनिट है। बट SI यूनिट में मोल नहीं होता है, SI यूनिट में किलो मोल होता है। और यही प्रॉब्लम के चक्कर में किसी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। मैंने पहले ही बोला इसका यूनिट का बहुत बड़ा लोचा है। ये kg पर किलो मोल होगा, ग्राम पर मोल होगा। तो हम क्या करता है, ये सारे ग्राम पर मोल में पुट करते हैं। ये जितना भी डेटा है सारे ग्राम पर मोल है। आपका फैराडेस कांस्टेंट 96 कूलम पर मोल है पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो कूलम्स जो कांस्टेंट है, फैराडेस कांस्टेंट है 96.5 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसके चक्कर में पर मोल है, किलो मोल तो आपने किया नहीं। अब किलो मोल ना करने के चक्कर में ये वाला डेटा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है जिसका हमने एक कन्वर्सन भी आपको कराऊंगा। बट अभी थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन कर लिया जाए, एक दो क्वेश्चन किया जाए जिससे सिंपल कैलकुलेशन है, तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि यूजिंग ECM
रिमूव 5 सेंटीमीटर के ऊपर मिनट ऑफ आयरन वर्क पीस, व्हाट करंट इज रिक्वायर्ड। अब सवाल है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में इतना सेंटीमीटर के ऊपर मिनट, सर ये तो ना सीजीएस ना एसआई, ये क्या करे। तब एक कन्वर्सन सिस्टम देखो कैसे होगा। 5 सेंटीमीटर क्यूब को रहने दो, नीचे आपका मिनट बैठा है, तो एक हमेशा मिनट मतलब 1 मिनट, और क्या बैठा नीचे, तो इसके चक्कर में हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर क्यूब रहने दो। 1 मिनट कितना सेकंड होता है सर, 60 सेकंड होता है। तो ठीक है, इसके चक्कर में ए बन जाएगा सीजीएस यूनिट। अब आपको जो कन्वर्सन मेथड सिखा रहा हूं मैं, वो ध्यान रखिए कि जहां पे मिनट था वहां पे आपको सेकंड लिखना था, इच्छा आपका था। तो जो 1 मिनट है 60 सेकंड लिख दो, हो गया। बोला नहीं सर मैं तो बचपन से 60 से डिवाइड करता हूं, इसी के चक्कर में कैलकुलेशन होता नहीं है। आपको 1 मिनट जहां लिखा है वहां पे 60 सेकंड लिखना है, तो लिख दिया 60 सेकंड, तो फिर आपका हो गया जो बनना था। अब सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड हो गया, जो मिनट वाला 1 मिनट नीचे लिखा था वहीं पे मैंने 60 सेकंड लिख दिया, तो क्या गुना कर लिया, तो 1 मिनट तो 60 सेकंड ही होता है। तो इसके कारण आपका कन्वर्सन इजी हो गया। अब सवाल है कि ये हमारा अगर मेटल न्यूमल रेट है, बताओ ये वॉल्यूम वाला है कि मास वाला है। ये जो मेटल न्यूमल रेट है वॉल्यूम वाला है कि मास वाला है। सर आपका सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड आ रहा है तो वॉल्यूम दिख रहा है उसमें, तो अगर वॉल्यूम है तो मुझे डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके हमारा एटॉमिक वेट इंटू आई डिवाइड बाई रो इंटू वी इंटू एफ होगा। क्योंकि हमें मास वाला नहीं है, ये हमें वॉल्यूम वाला करना है। तो हम बोलेंगे सर मेटल न्यूमल रेट जो हमारा बाई वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू आई डिवाइड बाई रो इंटू वैलेंसी इंटू फैराडेस कांस्टेंट। अब आपका सब कुछ सीजीएस में पुट करने वाले हो, बोला हाँ, तो ये आपका क्या है 5 डिवाइड बाई 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। एटॉमिक वेट का वैल्यू हमने क्या पुट की करेंगे सर, एटॉमिक वेट लिखा है 56, ये बाय डिफॉल्ट ग्राम पर मोल, ये जो 56 लिखा है उसका बाय डिफॉल्ट है ग्राम पर मोल, ये आपका होगा 56 ग्राम पर मोल। करंट कितना है सर, इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं, क्वेश्चन में वही पूछा गया। डिवाइड बाय डेंसिटी कितना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डेंसिटी लिखा है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपने पर मोल यूज कर रहे हो और उसके चक्कर में सीजीएस लगाना पड़ेगा। वो पर मोल में जो डेटा दे रहा है इसलिए सीजीएस यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका जो सीजीएस यूनिट है 7.8, तो आपका 7.8 आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये भी सीजीएस है। अब आता है सर वैलेंसी, तो वैलेंसी आपका 2 हो गया, वैलेंसी का वैल्यू 2 आ गया। एंड फैराडेस कांस्टेंट, अब फैराडेस कांस्टेंट में ही लोचा है क्योंकि वहां पे आपका 96,500 ये आपका होता है कूलोम पर मोल, दैट इज अ प्रॉब्लम। ये आपका कूलोम पर मोल होने के चक्कर में मुझे इसका भी मोल लिखना पड़ा, ये भी सीजीएस लिखना पड़ा, तब जाके मेरा डेटा आ रहा है। नहीं तो अगर ऐसा ही कर दोगे तो आपका कूलोम पर मोल कहाँ होगा, किलो मोल में चाहिए। अब उसमें कूलोम पर मोल में थोड़ी होगा, कूलोम पर किलो मोल में चाहिए। तो इसके केस में जैसे हो जाएगा तो आपका कूलोम पर मोल ना होकर उसमें कूलोम पर किलो मोल हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ विषय? तो जैसे हो जाएगा तो आपका कूलोम पर मोल ना होकर कूलोम पर किलो मोल। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पे आई कितना निकल कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, जस्ट कैलकुलेट इट कि कितना करंट हो जाएगा। सर ये आपका आई क्या वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 7.8, इससे मल्टीप्लाई करिए इंटू 2 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइड बाई 65। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। तो आप कैलकुलेट इट कि आपका 5 नीचे जितना भी था ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7.8 इंटू 2 इंटू 96,500 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 56। तो इसका जो आंसर आ रहा है 2240.2 कर दिया जाए 22402 एम्पियर। तो ये कूलम था इसलिए मुझे एम्पियर देना पड़ा, ये कूलम में रहता है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज हम क्या करेंगे वोल्ट में यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस ओम में यूज़ करेंगे, और करंट हम एम्पियर में यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो 96,500 कूलम है वो पर मोल होने के कारण हमें ये सारे सीजीएस यूज़ करना पड़ता है।
तो यूजिंग दिस मेथड हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आज यहाँ तक। इसके बाद कैसे एलॉय का कैलकुलेशन होता है, कैसे ये सब सारे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, एंड किस तरह से एलॉय, अगर मेटल ना हो के एलॉय होगा उसमें कैसे यूज़ करना होता है, एंड जो जहाँ पे हमारा इसका फीड रेट है वो जो ज़रूरत पड़ेगा तब कैसे यूज़ करना होता है, ये सारा हिसाब किताब किया जाएगा बाद में। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।